दोस्तों कैसे हैं आप सब। यहाँ पर मैंने आपको बोला था हमारी कोचिंग सस्ती हो चुकी है और मैं आपको बता दूं कल लास्ट डे है जब आप इस चीज़ का एक फ़ायदा उठा सकते हो। 4500 रुपये में 3 महीने की हम लोग कोचिंग दे रहे हैं और कल के बाद ये प्लान खत्म हो जाएगा, तो फिर परसों से वापस ये कोचिंग 5000 की हो जाएगी। मैंने आपको बोला था मैं रिजल्ट्स के साथ बात करूंगा अगली बार। ये है दोस्तों आपके सामने रिजल्ट। इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में गैप है पूरे 2 महीने का। इसके अंदर आप देख सकते हो सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि पेट कम हुआ है, एब्स हल्के हल्के से आने शुरू हो गए हैं और मेनली चेस्ट भी शेप में आ गई। जो पहले बहुत ज़्यादा मास था, एक्स्ट्रा फैट था, वो सारा कम हो गया है। अभी 2 महीने में इतना ट्रांसफॉर्मेशन है, सोच के देखो और 2 महीने बाद ये कितने ज़्यादा लीन होने वाले हैं। इसके अंदर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों आता है, ये है 1.5 महीने का। और 1.5 महीने के अंदर आप ये देख रहे हो कि इनकी फिजिक ने अच्छा खासा फैट लॉस करा है और बहुत सारी जगहों पर मसल्स की विजिबिलिटी बढ़ गई है, वेन्स आनी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर का सेक्शन टाइट हो गया है क्योंकि वहाँ से लव हैंडल्स कम हो गए, चेस्ट और ज़्यादा भारी हो गई है पहले से, शोल्डर ज़्यादा पॉप कर रहे हैं और ये सिर्फ 1.5 महीने में ऐसा हुआ है। अभी सोचो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद ये कैसे दिखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशंस इसी तरीके से की जाती है हमारी ओर से। आप लोगों को भी चाहिए अगर अपनी बॉडी में कुछ नयापन, तो हमारे साथ बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, यहाँ पर मेरे को डीएम करना और फिर हम लोग साथ में मिलकर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ये तो साफ तौर पे जाहिर था दोस्तों कल की प्री जजिंग देख लेने के बाद और आज के फाइनल्स देख लेने के बाद कि जजेस सैमसन दौदा को और हार्डी शूपन को कहां लेकर के चल रहे हैं। डेरेक को जिस तरह 3rd प्लेसिंग पे रखा गया कॉल आउट्स के जरिए, वो चीज पहले से ही समझ में आने लग गई थी। प्री जजिंग के अंदर डेरेक लंसफर्ड का ऑफ आना, सैमसन दौदा का अपना बेस्ट लाइफ की शेप को हिट करना और हार्डी शूपन का भी अपना ऑल टाइम बेस्ट पे आना, ये इशारा कर रहा था कि इस साल हार्डी शूपन या सैमसन दौदा में से कोई एक मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, फाइनल्स करीब आए, तो ये समझ में आने लगा कि सही में हार्डी और सैमसन ही जीतेंगे। इनमें से मतलब कोई एक ही ऑब्वियसली जीतेगा। डेरेक लंसफर्ड को इस साल जजेस ने फाइनल्स के अंदर इस तरीके से ट्रीट करा, वो कॉल आउट ही पूरा नहीं होने दे रहे थे, उससे पहले ही डेरेक को स्विच करवा दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर थी कि डेरेक तो बिल्कुल जजेस की प्रेफरेंस पे इस साल नहीं है, बिकॉज वो उस तरीके से पीक हिट करके नहीं आए थे जैसे पिछले साल वो ड्राई और हार्ड दिख रहे थे। नो डाउट इस साल का मिस्टर ओलंपिया वन ऑफ द बेस्ट मिस्टर ओलंपिया था। जिस किस्म के एथलीट्स हमें इस बार स्टेज पे दिखाई दिए, 10 के 10 एथलीट्स शेप में थे और यहाँ पर हम देखते हैं बिल्कुल एक नए एथलीट को ऊपर आते हुए। ये नाम था इसके अंदर मार्टिन फिट्जवाटर का। मार्टिन फिट्जवाटर ने यहाँ पर 4थी प्लेसिंग हासिल कर ली और सब एथलीट्स को हरा दिया, जिसमें थे एंड्रयू जैक्ट, हंटर लब्राडा, विलियम बोनैक, राफेल ब्रांडेओ, ब्रेंडन करी, अकीम विलियम्स, पुराने सारे एथलीट्स हरा दिए एक बारी में ही। ये होती है एक बॉडी। इसके अंदर अगर हम देखें तो विलियम बोनैक भी बहुत ज़बरदस्त अपनी फिजिक लेकर के आए थे। मैं सबकी एक बार प्लेसिंग बता देता हूँ क्योंकि इससे पहले सिर्फ 5th प्लेसिंग तक हमें पता लगा था, क्योंकि जजेस जब अनाउंस करते हैं ना नाम, तो टॉप 5 तक ही बताते हैं, 6th कौन आता है ये नहीं पता लगता। यहाँ पर दोस्तों 6th नंबर पे स्टार्टिंग होती है हंटर लब्राडा के साथ में। हंटर लब्राडा को यहाँ पर 6ठी प्लेसिंग मिलती है और यही कुछ लग रहा था उनकी प्लेसिंग आ सकती है। जब मैंने प्रिडिक्शन करी थी तो उनको 5th पे रखा था, बट वही 5th या 6th। यहाँ पर विलियम बोनैक आ जाते हैं दोस्तों 7th और विलियम ऑल टाइम बेस्ट अपनी कंडीशनिंग लेकर के आए। बस यही विलियम बोनैक में और साइज होता, ये 4th प्लेसिंग के लिए मार्टिन फिट्जवाटर से लड़ रहे होते। विलियम इस कदर तक जबरदस्त आए थे। इनके बाद में 8वां नंबर राफेल ब्रांडेओ का लगता है। राफेल की हाइप बहुत ज्यादा मची हुई थी, राफेल ने अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करके दी, लेकिन विलियम इनसे मच ड्रायर, मच टाइटर थे। हर जगह पर उनकी मसल मैच्योरिटी चीख चीख करके बोल रही थी कि मैं ही बेस्ट हूँ, इसलिए विलियम के आगे राफेल ब्रांडेओ भी टिक नहीं पाए। यहाँ पर 7वां नंबर लग जाता है दोस्तों ब्रेंडन करी का, जो पिछले साल तक 4थे नंबर पे आए थे। ब्रेंडन करी ने बोला भी कि ये वो लाइनअप नहीं है, वो कॉल आउट नहीं है जिसमें कि मैं आना चाहता था। ऑब्वियसली ब्रेंडन करी की फिजिक अच्छी थी इस साल, हालांकि कुछ कमियां भी थी, पर यहाँ पर जो कंपटीशन था ना वो बहुत बढ़ गया। पिछले साल इतना तगड़ा कंपटीशन नहीं था, इसलिए करी 4th आ गए, पर इस बार करी सीधा 9th चले गए, 5 प्लेसिंग्स नीचे। इनके बाद में 10th पे अकीम विलियम्स लगते हैं। आई थिंक अकीम को मैंने यहीं कहीं प्रिडिक्ट करा था, तो मेरी प्रिडिक्शंस ना पीछे की ज़्यादा सही रही हैं, आगे वाली तो भाई सारी उलट पुलट हो गई एक हार्डी शूपन को छोड़ करके। ये हो गए टॉप 10 के रिजल्ट्स। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर मेन बात ये आती है कि हार्डी कैसे हार गए, सैमसन कैसे जीत गए। ये क्वेश्चन अभी बहुत लोगों के मन में है कि हार्डी शूपन फिर से इस साल रॉब हो गए, मतलब उनके साथ चीटिंग हो गई जैसे पिछले साल हुई थी। यार हर साल के हिसाब से दोस्तों देखो मिस्टर ओलंपिया बदल रहे हैं। आज से 11 महीने पहले दोस्तों मैंने इसी वाली वीडियो में जो आप सामने देख रहे हो ठीक यही बात कही थी कि जब से फिल हीथ गए हैं तब से हर साल कोई नया चैंपियन आ रहा है। शॉन रोडन आ गए, फिर बिग रैमी आ गए, उनके बाद में हार्डी शूपन, डेरेक लंसफर्ड और बीच में ब्रेंडन करी को मैं भूल ही गया। तो ये सारे एथलीट्स थे, हर साल एक नया एथलीट, और इस साल भी ये सिलसिला थमा नहीं। सैमसन दौदा के साथ ये सिलसिला आगे बढ़ा, इस बार वो बन गए। हर साल एक नया मिस्टर ओलंपिया हमें आजकल देखने के लिए मिल रहा है। ये है हाल 2020 के बाद से। सवाल ये आता है कि क्या ये अगले साल भी ऐसे ही चलने वाला है? प्रोबेबली हाँ।
ऐसा हो सकता है कि अगले साल यहाँ पर मार्टिन फिट्जवाटर को जजेस फर्स्ट पे रख दे, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एंड्रयू जैक्ट को जजेस फर्स्ट पे रख दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा कंप्लीट एथलीट्स होते हैं उन्हीं के जीतने के चांसेस फिर भी ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर मार्टिन का नाम तो मैंने ठीक लिया, बट एंड्रयू जैक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है अगले साल फर्स्ट ना आए और सैमसन, हार्डी और डेरेक में से ये चांस फिर से किसी को मिल जाए, क्योंकि ये तीनों एथलीट्स कंप्लीट लगते हैं और बाकी सब एथलीट्स के मुकाबले। इस साल सैमसन ने जो अपनी फिजिक दिखाई वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। सब लोगों ने इनके ऊपर डाउट करा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा ट्रॉल करा था। मैंने साफ बोला था भाई एक एथलीट को ट्रॉल करना है कर लेना, स्टेज पे तो उतरने दो, उसको अपना काम तो करने दो। हमें नहीं पता, पर इन एथलीट्स को अच्छे से पता होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के प्री जजिंग तक लगभग 2 दिन होते हैं, और इन 2 दिनों में कैसे बॉडी को फुल करना है, ड्राई करना है, इनको भली भांति आता है। ये चीज़ें हम नहीं समझते, लेकिन हमने वहाँ पर ही जज कर लिया था सैमसन दौदा को, और तब मैंने इसीलिए सैमसन दौदा की साइड ली थी। सब लोग जहाँ उनको ट्रॉल कर रहे थे कि भाई उनको अपना काम करने दो, उनको स्टेज पे हम क्रिटिसाइज़ कर लेंगे या स्टेज पे हम उन्हें प्रेज कर लेंगे। बट जब सैमसन उतरे तो क्रिटिसाइज़ करने का कोई पॉइंट दिख ही नहीं रहा था, वो इतने ज़बरदस्त उतरे। हार्डी शुपन बहुत ज़बरदस्त उतरे। तो क्या ऐसा हुआ दोस्तों, सच में एक पॉइंट पे घूम के वापस आता हूँ, क्या ऐसा हुआ कि हार्डी शुपन इस साल रॉब हो गए, मतलब उनको जीत जाना चाहिए था। इससे पहले कुछ और हम समझे, मैं सीधा आपकी निगाह डालना चाहता हूँ, आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ स्कोरिंग की तरफ। इस साल की स्कोरिंग बहुत अजीब थी भाई। प्री जजिंग की बात करते हैं, सैमसन और हार्डी आपको दोनों दिखेंगे, दोनों को 8-8 पॉइंट्स मिले हैं। पहली बात तो इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं कि 2 बॉडी बिल्डर्स को इक्वल पॉइंट्स मिले, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि बराबर बराबर पॉइंट्स दे दे और वो टाई हो जाए। इस हिसाब से तो ये दोनों टाई थे, जजिंग के अंदर कोई भी इनमें से आगे नहीं था। हम ज़रूर से टायलर मैनियन की तरफ से एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो चाहेंगे कि क्यों उन लोगों ने ऐसे स्कोर्स दिए कि दोनों एथलीट्स को बिल्कुल टाई कर दिया। ये पॉसिबल है भी कोई कि जजेस जब पेपर और वो पेन लेकर के बैठते हैं तो वो इस तरीके की स्कोरिंग दे पाए, क्योंकि जजेस ऑड नंबर में होते हैं, 5 बैठते हैं या 7 बैठते हैं, और ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है कि 2 बॉडी बिल्डर्स के स्कोर्स टाई कर जाएं। मैं आपको समझाता हूँ। एक बार हम लोग इसके लिए लेते हैं पेपर और पेन का सहारा, पहले भी हमने बहुत पहले ऐसा किया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि इस पैनल पे सिर्फ 5 जजेस ही बैठे हुए थे, ना कि 7, क्योंकि अगर 7 जजेस बैठे होते तो फाइनल्स के अंदर सैमसन दौदा की स्कोरिंग 6 नहीं बनती। इसका मतलब स्कोर सिर्फ 5 जजेस के काउंट किए गए हैं। भले आपने पैनल पे 7 जजेस बिठाए हो या 9 जजेस बिठाए हो या फिर 11 बिठाए हो, आपने टॉप 5 के ही स्कोर्स काउंट करे। अब हम पेपर और पेन उठाते हैं। यहाँ पर हम लोग 5 जजेस अपॉइंट करते हैं पेपर के ऊपर, ABCDE। यहाँ आप लोग देखोगे 8 पॉइंट्स देने के लिए स्कोरिंग कुछ इस तरीके से होगी। इसके अंदर पहले 3 जजेस ने 2 पॉइंट्स दिए और बाकी लास्ट के 2 जजेस ने 1-1 पॉइंट्स दिए, टोटल बन गए 8। हम मानते हैं कि यह है सैमसन दौदा को दिए हुए पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स। अब जब इन्हीं 5 जजेस के पॉइंट्स सैमसन दौदा के लिए कंसीडर करे गए, पैनल पे भले मैंने बताया ना 9 बैठे हो, 11 जजेस बैठे हो, तो फिर इन्हीं 5 जजेस के पॉइंट्स भी हार्डी शुपन के लिए ही कंसीडर किए जाएंगे। अब यही जजेस जो शुरू में पहले 3 जजेस ने सैमसन को 2-2 पॉइंट्स दिए, हार्डी को तो 2-2 नहीं दे सकते ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप टाई कर दोगे दोनों के पॉइंट्स को, ये प्लेसिंग्स हैं एक्चुअली में। तो जब सैमसन को पहले 3 जजेस ने दूसरी प्लेसिंग दी है, तो हार्डी को ये 3 जजेस को देनी पड़ेगी फर्स्ट प्लेसिंग, क्योंकि ये सैमसन और हार्डी का ही कंपैरिजन था, मिडिल में यही दोनों खड़े थे, तो ये तो क्लियर है कि फर्स्ट और सेकंड इन्हीं के बीच में था। यहाँ पे डायरेक्ट का कोई सवाल नहीं आता, तो इसीलिए हार्डी को ये तीनों देंगे 1-1 पॉइंट्स। और लास्ट वाले 2 जजेस ने जहां सैमसन को 1-1 पॉइंट्स दिए थे, अब उनको यहाँ पर हार्डी को 2-2 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। इसका अगर हम टोटल करते हैं ये बनता है 7। और यही वो रीज़न था जिसके लिए मैं कह रहा था कि ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है कि आप 2 बॉडी बिल्डर्स को सेम एग्जैक्ट डिट्टो पॉइंट्स दे दो। अगर सैमसन को 8 मिलेंगे तो हार्डी को 7 मिलेंगे, उस हिसाब से हार्डी यहाँ पर जीतेंगे। और अगर यहाँ पर हार्डी को 8 पॉइंट्स मिलेंगे तो सैमसन को 7 पॉइंट्स मिलेंगे, तो सैमसन जीतेंगे। किसी एक को तो जीतना पड़ेगा, टाई तो नहीं हो सकता है। वैसे भले ही जजेस आपको मुंह पे बोले, सामने एक एथलीट को बोले कि हमें तो टाई लग रहा था, हमें तो बहुत कन्फ्यूजन थी पॉइंट्स देने में। इंसान की नज़रों में टाई हो सकता है, पर मैथमेटिकली चीज़ें टाई नहीं हो सकती है इसमें, तो ये किसी भी तरह पॉसिबल नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रेस्पेक्टेड जजेस का दिया हुआ ये स्कोर कार्ड ही गलत है। या तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, या फिर जजेस ने अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में रह करके जजिंग नहीं की है। सोचो दोस्तों, ओलंपिया जैसा इतना बड़ा एक प्रेस्टीजियस कंपटीशन हो जाता है और यहाँ पर कोई सवाल करने के लिए भी नहीं है कि इतनी स्टूपिड मिस्टेक कैसे हो सकती है। अगर यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप यहाँ पर जजिंग और फाइनल्स के स्कोर्स को ज़रा मिला के देखो, 8 और 6 ये बनते हैं 14 पॉइंट्स। यहाँ पर अगर आप हार्डी शुपन के स्कोर्स को मिला के देखोगे तो 8 और 9 बनते हैं 17 पॉइंट्स। यहाँ पर क्लियरली इन्होंने पॉइंट्स भी ऐड करे हैं इन दोनों में, ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स ऐड करने में, टोटल दिखाने में कोई गलती करी हो। सैमसन के 14 है, हार्डी के 17 है, जिसके कम पॉइंट्स वो जीत जाता है। तो सैमसन के यहाँ पे कम पॉइंट्स हैं इसलिए वो जीत गए, और यहाँ पर 3 पॉइंट्स से हार्डी हार गए। दिस इज कॉल्ड मिस्टर ओलंपिया। कमाल है ना, इतना बड़ा ब्लंडर मैंने कभी होते हुए देखा नहीं ऐसे शो में, और इसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन भी ये लोग शायद दे नहीं पाएंगे,
क्योंकि उस हिसाब से तो यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। हार्डी शुपन को अगर ये लोग ये कह दे आकर के कि हमने आपको गलत प्लेसिंग दे दी थी, आपके स्कोर्स ये नहीं थे, कुछ और थे, आपका टोटल 17 नहीं बन रहा था, 16 बन रहा था या 15 बन रहा था, लड़ाई नहीं कर देंगे वो इतने में? भाई उनके लिए तो सब कुछ ही है मिस्टर ओलंपिया जीतना, और हर एक कॉम्पिटिटर के लिए सब कुछ होता है। वो अगर इतने ज़्यादा ब्लंडर देखेगा पॉइंट्स देने में जजेस की ओर से, क्या रिएक्शन आएगा उसका, सोच के देखो। अब यहाँ पे मैं एक और बात करता हूँ। इन पॉइंट्स के हिसाब से जजेस ने यहाँ पर हार्डी शुपन को जजिंग में 8 पॉइंट्स दिए और फाइनल्स में 9 पॉइंट्स दिए। इसका मतलब उनके स्कोर्स खराब हो गए। इसका मतलब हार्डी शुपन की फिजिक खराब हो गई थी फाइनल्स में, क्योंकि स्कोर्स तो यही कह रहे हैं जजेस के। नहीं, ऐसा नहीं था। हार्डी और ज़्यादा ड्राई और ज़्यादा फुल हुए थे फाइनल्स के अंदर। उनकी बैक में वो चीज़ दिख रही थी, उनके एब्स में वो चीज़ दिख रही थी। हार्डी ने जो एक आध कसर छोड़ी भी होगी ना, वो प्री जजिंग में तो छोड़ दी होगी, बट फाइनल्स में नहीं। तो ऐसा कैसे हो गया कि सैमसन के स्कोर्स उठ गए और हार्डी के स्कोर्स फाइनल्स में गिर गए? दोस्तों ये चीज़ वैसे होनी एक्चुअली में पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिकल एरर नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें, 5 में से 4 जजेस अगर एक पॉइंट्स देंगे तो सैमसन दौदा के यहाँ पे 6 पॉइंट्स बनेंगे, और अगर उन चारों ने 1 पॉइंट्स यानी 1 नंबर पे सैमसन को रखा है, तो उन्हीं चारों ने हार्डी को फिर 2 नंबर पे रखा है। उस हिसाब से हार्डी के पॉइंट्स यहाँ पर सिर्फ 9 ही बन सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्निकल एरर तो नहीं है, पर ये समझ नहीं आता कि अगर हार्डी भी इंप्रूव हुए फाइनल्स तक और सैमसन भी इंप्रूव और टाइट हुए फाइनल्स तक, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ गया? जजेस की प्रेफरेंस ऐसे कैसे बदल गई कि फाइनल्स में सिर्फ एक ही जज को ऐसा लगा कि हार्डी को नंबर 1 पे आना चाहिए, बाकी चारों को ये लग गया हार्डी को 2nd पे आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बस यही है कि इनको किसी भी एक बॉडी बिल्डर को चुनना था, और यहाँ पर इन लोगों को सैमसन की फिजिक ज़्यादा अपीलिंग लगी, तो सैमसन को ही सारे पॉइंट्स दे दिए, नंबर 1 की प्लेसिंग दे दी। फिर इनको इसलिए हार्डी को 2nd नंबर की प्लेसिंग देनी पड़ गई। इवन दो हार्डी भी इंप्रूव हुए हैं, पर फिर भी 4 जजेस को ऐसा लग गया कि सैमसन जीतना डिजर्व करते हैं, इसलिए उन चारों ने सैमसन को अचानक से नंबर 1 पे रखा। पर मैं अभी भी ये जानना चाहता हूँ दोस्तों, सैमसन की फिजिक में ऐसा क्या दिखता है जजेस को कि उनको इस कदर तक प्रेफरेंस दी जाती है? मेरी समझ में ये जवाब आता है स्ट्रक्चर। पिछले साल मिलोस सारसिफ की बात फिर से आपको याद दिला दूं, जब तक वो उनके कोच थे, सैमसन के कोच थे, उन्होंने बोला था कि सैमसन दौदा को जजेस जिताना चाहते हैं। उनके पास हाइट अच्छी है, उनके पास एक्स फ्रेम है, सैमसन के पास वो सारी चीज़ें हैं, उनकी बैलेंस्ड बॉडी है, नीचे तक लेग्स वगैरह सब चीज़ें इतनी अच्छी है कि उनको जिताना तो चाहते हैं, बट सैमसन को आना पड़ेगा कंडीशन, सैमसन है प्रायोरिटी पे। मैंने अभी से कुछ टाइम पहले दोस्तों एक वीडियो बनाई थी, डेरेक वर्सेस हार्डी वर्सेस सैमसन। उस वीडियो में याद करो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आर्नोल्ड क्लासिक इस साल का एग्जाम्पल दिया था ओहायो का, जहां पर आपको मैंने याद दिलाया था कि आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में हार्डी शुपन जीते और आर्नोल्ड क्लासिक यूके में भी हार्डी शुपन जीते। दोनों जगह सैमसन दौदा से टकराए थे। वहां पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी थी कि सैमसन की बॉडी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और वही हार्डी अपने ऑल टाइम बेस्ट पे आए थे इस साल के आर्नोल्ड ओहायो में भी, और वहां हार्डी को 5 पॉइंट्स मिले थे और सैमसन को 10 पॉइंट्स मिले थे। तो हार्डी क्लियर कट विनर बने। बट मैंने आपको समझाने की कोशिश ये करी थी कि हार्डी को ऑल टाइम बेस्ट पे आना पड़ रहा है फर्स्ट आने के लिए, और जजेस उनके साथ खड़ा कर दे रहे हैं सॉफ्ट सैमसन दौदा को। यानी कि निष्कर्ष ये था कि सैमसन को पूरा दम नहीं लगाना पड़ रहा, और वो तब भी हार्डी के पास आके खड़े तो इतने हो ही जाते हैं कि उनके साथ कंपेयर में आ जाए, छोड़ो सेकंड आ जाए। और उसके बाद अगला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा था आर्नोल्ड यूके का। आर्नोल्ड यूके में भी सेम रिजल्ट्स आए थे, हार्डी फर्स्ट पे और सैमसन सेकंड पे। पर मैंने आपको स्कोर कार्ड्स दिखा करके ये दिखाने की कोशिश करी थी कि देखो गैप कितना कम हो चुका है इन दोनों में। जहां आर्नोल्ड ओहायो में हार्डी और सैमसन के बीच में गैप था 5 पॉइंट्स का, वहीं वो आर्नोल्ड यूके में घट के रह गया सिर्फ 3 पॉइंट्स का। ऐसा नहीं था कि सैमसन आर्नोल्ड ओहायो से लेके यूके तक बेटर हुए थे इसलिए वो गैप कम हुआ, नहीं, सैमसन तो और छोटे हुए थे और सॉफ्ट हुए थे। यहाँ भले ही ना दिख रहा हो, यहाँ आपको शायद अच्छे दिख रहे होंगे फोटोज में, लेकिन इनके पसीने छूट गए थे आर्नोल्ड यूके के अंदर जब ये पोजिंग कर रहे थे, और बॉडी इतनी सॉफ्ट इतनी छोटी होती चली गई थी कि लैट्स गायब हो गए थे। ऐसे में ये स्कोरिंग का गैप कैसे कम हो गया हार्डी और सैमसन के बीच, जब सैमसन खराब होते चले गए? तो तब मैंने एक बात आपको बोली थी कि हार्डी एक्चुअली में थोड़े से फ्लैट साइड पे आए हैं। मानो ऐसा लग रहा था जजेस सिर्फ इसी चक्कर में बैठे कि हार्डी हल्के से फ्लैट आए और वहीं सैमसन को हम प्रायोरिटी देना शुरू कर दिए। वहां मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि हार्डी को बहुत अच्छा आना पड़ेगा फर्स्ट आने के लिए, और सैमसन को थोड़ा कम अच्छा आना पड़ेगा फर्स्ट आने के लिए, और इसको कहते हैं जजिंग प्रेफरेंस। वो किस एथलीट को लेकर के ज्यादा सीरियस है, और वो नाम था सैमसन दौदा का। ये मायने नहीं रखता कि हार्डी शुपन इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक में जीते, ये मायने रखता है कि किस तरीके से जीते। और इस बार भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, डेरेक लैंसफोर्ड भले ही 3rd आए हैं, ये मत सोचो कि डायरेक्ट हार्डी से तो हार गए, तो हार्डी की फिजिक प्रेफरेंस पे है इस साल। आप फिर इस चीज को सोचने की कोशिश करो, इस साल हार्डी शुपन ने
एक बहुत अच्छे डेरेक लैंसफोर्ड को नहीं हराया, लेकिन ये कहना तो बिल्कुल सही रहेगा कि डेरेक इस साल ऑल टाइम बेस्ट हार्डी शुपन से हार के बैठे हैं। हार्डी को फिर ऑल टाइम बेस्ट पे आना पड़ गया, जैसे कि आर्नोल्ड में उस टाइम आए थे जब सैमसन को हराया था, इस बार भी उनको ऑल टाइम बेस्ट पे आना पड़ गया और यहाँ पर उन्होंने डेरेक को हराया है। तो यहाँ पर हार्डी का सेकंड आना, डेरेक से ऊपर आना, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जजेस ने हार्डी को प्रायोरिटी दी है। जजेस ने एक सबसे तगड़े हार्डी शुपन को प्रायोरिटी दी है, ऐसे डेरेक के ऊपर जो इस साल कमियों से थे भरे हुए, पर फिर भी ये प्रायोरिटी हार्डी को सैमसन से तो ऊपर लेकर के नहीं चली गई। तो सैमसन को बस थोड़ा ही इंप्रूव आने की जरूरत थी, जो वो आर्नोल्ड से अभी तक आए हैं, और ऐसे में कितना भी बेस्ट हार्डी शुपन आके खड़े हो जाए उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो सैमसन के लिए तो बस जजेस इंतजार में बैठे थे कि भाई ये अच्छे आ जाएं, एक बार तो क्रिस्प आ जाएं। इस साल के ओलंपिया के प्री जजिंग में सैमसन दादा अच्छे थे, हार्डी भी एकदम ज़बरदस्त थे, पर कहीं ना कहीं फाइनल्स में सैमसन थोड़े से इंप्रूव आए हैं और वही पॉइंट्स उठा करके हार्डी के जजेस ने दे दिए सैमसन को, और वो टाइटनेस के ऊपर सैमसन दादा को जिता दिया इस साल का मिस्टर ओलंपिया, क्योंकि सैमसन थोड़े से टाइट थे फाइनल्स के अंदर। और मैं फिर बता दूं, हार्डी भी टाइट थे भाई, हार्डी की बैक अच्छी लग रही थी फाइनल्स में, एब्स एंड थाई का शॉट बहुत क्रेजी आ रहा था, बट जब जजेस को अपना एक वो परफेक्ट एक एथलीट दिख गया, एक बढ़िया हाइट, बढ़िया एक्स फ्रेम, तो उन्होंने हार्डी के वो सारे अच्छे पॉइंट्स को भी नज़रअंदाज कर दिया और वो सारे पॉइंट्स सैमसन को दिए फाइनल्स के अंदर। हार्डी बहुत इंप्रूव थे, परफेक्ट फिजिक थी, इससे अच्छे हार्डी शुपन क्या आ सकते थे? मैं मानता हूँ नहीं आ सकते थे। आपको याद नहीं होगा, मेरे को याद है पिछले साल भी मैंने हार्डी शुपन के लिए यही बोला था, जब वो हारे थे ना डायरेक्ट से, तब भी मैंने बोला था कि क्या हार्डी कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते थे, और उस टाइम मैंने ये बात आपके सामने रखी कि हार्डी शुपन इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इस साल ये आए और इम्प्रूव होके, तो सच में इससे ज़्यादा और एथलीट क्या कर सकता है अगर वो इम्प्रूव होके आ रहा है और अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक बार बार हिट कर रहा है और उसके बाद अपने बेस्ट को और बेटर कर रहा है, तब भी हार जा रहा है। इससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती जो हार्डी शुपन ने इस साल करी। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई मेरी हेट नहीं है सैमसन के लिए, ना पिछले साल डेरेक के लिए थी जब वो जीते थे। मैं हमेशा इस तरीके से ही बात करता हूँ क्योंकि मैं इन सब की रेस्पेक्ट करता हूँ, सारे तगड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि हार्डी शुपन इस कॉन्टेस्ट में हारना डिजर्व नहीं करते थे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जजिंग प्रेफरेंस समझा रहा हूँ, चाहे वो डेरेक को लेकर के हो या सैमसन को इस साल लेकर के रही। ये मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, ये मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जजेस कैसा सोचते हैं, हम पुराने कॉन्टेस्ट से कैसा उठा करके उन बातों को समझ सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि ये जानने को मिले कि जजेस ने ऐसा डिसीजन दिया तो क्यों दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी यही चाहता हूँ, मेरे हिसाब से पिछले साल भी हार्डी को जीतना चाहिए था और इस साल भी। एक्चुअली में जजिंग के स्कोर्स कई बार तो समझ में आ जाते हैं पर कई बार समझ में ही नहीं आते। पहली बात तो ये कि प्री जजिंग के अंदर दोनों बॉडी बिल्डर्स को सेम एग्जैक्ट स्कोर्स कैसे दे दिए गए, 8-8 पॉइंट्स, और फाइनल्स के अंदर हार्डी शुपन की इन्होंने प्लेसिंग कैसे गिरा दी, वो पॉइंट्स इन्होंने क्यों हार्डी शुपन को 8 से 9 बढ़ा करके दे दिए और सैमसन के 8 से 6 कर दिए। अगर दोनों ही इंप्रूव हुए तो दोनों के पॉइंट्स भी इंप्रूव होने चाहिए थे। अगर प्री जजिंग में दोनों को 8-8 पॉइंट्स मिले तो फाइनल्स में भी फिर दोनों को 6-6 ही दे देने चाहिए थे। ऑल्दो वो गलत होगा मैथमेटिकली, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, सेम पॉइंट्स नहीं दिए जा सकते, पर यहाँ पर कुछ भी चल रहा है, ये मिस्टर ओलंपिया नहीं चल रहा है, ये मन मर्जी का कॉन्टेस्ट चल रहा है, ऐसा अब लगने लग गया है। और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि जजेस राइट स्टेट ऑफ माइंड में रह करके जजिंग नहीं कर रहे हैं, पॉइंट्स ठीक से नहीं दे रहे हैं। अचानक से सभी जजेस को सैमसन नंबर 1 पे लगने लग गए फाइनल्स में, ये चीज़ डाउट क्रिएट करती है। तो जजेस के स्कोर्स कई बार समझ में नहीं आते और ये वही एक स्कोर कार्ड है जो मुझे तो अभी तक भी समझ नहीं आ रहा है। हार्डी और सैमसन से आगे चलो तो यहाँ पर डेरेक लैंसफोर्ड भी आते हैं। डेरेक के अगर आप स्कोर्स देखो तो 15 प्री जजिंग में और 15 फाइनल्स में, यानी डेरेक के लिए तो ये क्लियर था कि हम इनको तो नहीं जिताने वाले। मार्टिन फिट्जवाटर को आप देखोगे 23 पॉइंट्स मिले थे जजिंग में और फाइनल्स में 20। मार्टिन भी डेफिनेटली इंप्रूव हुए और उनके पॉइंट्स भी इस वजह से इंप्रूव हो गए। और इसके अंदर में एंड्रयू जैक को 29 पॉइंट्स मिले थे और फाइनल्स में 25 पॉइंट्स मिले। तो ज़्यादातर आप देखोगे सब बॉडी बिल्डर्स के पॉइंट्स इंप्रूव हुए हैं एक्सेप्ट हंटर लब्राडा, राफेल ब्रांडियो, ब्रेंडन करी और हार्डी शुपन, इनके पॉइंट्स सबके गिरे हैं फाइनल्स में। इस तरीके से रिजल्ट्स गए। सैमसन दादा का जीतना अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, ऑल्दो ही वॉज बेस्ट, अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक में थे, लेकिन हार्डी शुपन बेटर लग रहे थे। वही पास्ट हार्डी के सामने फिर दोबारा घूम के आ गया जो उनके साथ 1 साल पहले किया गया था। ये अलग अलग ओपिनियन का गेम होता है, इसलिए मैंने बोला जजिंग सिर्फ एक मूड का गेम है। हमारा जो मन करता है हम वो बात बोल देते हैं, जजेस का जो मन करता है वो रिजल्ट दे देते हैं, बट पावर के अंदर वो लोग बैठे हैं तो उनके रिजल्ट काउंट होंगे और हमारी बातें सिर्फ ओपिनियन बन के रह जाती है। तो ये होता है बॉडी बिल्डिंग। आई थिंक कोई भी जीते भाई, सैमसन दादा इस साल जीते, पिछले साल डायरेक्ट जीते, कोई भी जीते, या हार्डी शुपन उससे पिछले साल जीते थे 2022 में, कोई भी जीतता है। आई थिंक हमें रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए इन एथलीट्स के लिए। जजिंग को कितना मर्जी हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्योंकि जजेस के जजिंग समझ ही नहीं आती बहुत बार, ये चीज़ें हमेशा आने वाले टाइम में भी लगी रहेगी, बट इन एथलीट्स की मेहनत को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सैमसन दादा के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने लोगों के ताने सहे पूरे साल
और उसके बाद उन्होंने ये सैंडो जीत लिया। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि सैमसन दादा अगले साल भी विनर बन जाएंगे, क्योंकि ये गेम इतनी ज़्यादा टाइटली पैक्ड हो चुकी है, यहाँ पे कोई भी डोमिनेटिंग चैंपियन दिखता ही नहीं है। हो सकता है अगले साल हार्डी या डेरेक ही जीत जाए। ये ऐसा नहीं है कि आप फिल हीथ की बात कर रहे हो जो 7 टाइम स्ट्रेट इन अ रो मिस्टर ओलंपिया बन गए, या आप रॉनी कोलमैन की बात कर रहे हो जो 8 टाइम लगातार डोमिनेटिंग इन अ रो चैंपियन बन गए। वो ज़माने तो अभी चले गए, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं कोई आएगा बहुत टाइम बाद जिसको जजेस कंटिन्यूसली लाइक करते चले जाएंगे 7 सालों तक, पर आजकल तो जजेस की हर साल के हिसाब से प्रेफरेंस बदलती जा रही है। जजेस की लाइकिंग इतनी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो गई है जितनी आज तक कभी मिस्टर ओलंपिया के इतिहास में नहीं रही होगी। ये है मिस्टर ओलंपिया 2024 और मेरी एनालिसिस स्कोर कार्ड्स को लेकर के। आपका क्या कहना है ज़रूर बताना।